हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू अडुलिवा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पेपर जारी किया, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 टर्म के लिए, उस टर्म 1 का उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये क्लास 10th का मैं बताऊंगा आपको, अभी बाद में और भी सॉल्यूशंस आएंगे। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो SQP सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने वाले स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्लास 10 का है और सीबीएसई टर्म 1 के लिए। तो इसमें देखिए इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, उन्होंने 3 सेक्शन में बांटा है क्वेश्चन को, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50, जिसमें आपको 40 के जवाब देने हैं। तो सेक्शन ए में क्या किया उन्होंने, क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक रखा है और उस टोटल क्वेश्चन कितने 20, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, कोई भी 16 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे और हर एक में 1 नंबर मिलेगा आपको। 16 × 1 बराबर 16 मार्क्स हो गया। सेक्शन बी में भी उन्होंने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव MCQs ही है। तो इसमें 21 से लेकर के 40 तक होगा, 21 से 40 तक, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चन 20 हो गए और 16 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर भी 16 × 1 16 मार्क्स हो गए, तो 16 + 16 32 मार्क्स हो गए। और सेक्शन सी जो है ना, उसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पिछले बार भी केस बेस्ड दिया था उन्होंने, इस बार भी होगा। 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5-5 करे क्वेश्चन होंगे। एक केस बेस्ड में 5 क्वेश्चन, एक में दूसरे में 5, तो टोटल हो गए 10 क्वेश्चन। उस 10 क्वेश्चन में से आपको 8 के जवाब देने हैं। कोई भी 8 के जवाब दे सकते हो, ऐसा उन्होंने लिखा है कि कोई भी 8 क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा सेक्शन सी में, और ये 41 से लेकर के 50 नंबर तक होगा। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, 8 के आपको जवाब देना है। तो ये 16, 16, 32 और 8 मार्क मिलेंगे इसमें, तो 32, 8, 40। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी निगेटिव मार्किंग, वैसे हम लोग जानते हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि टोटल जो ये क्वेश्चन है ना 50 दिया उन्होंने, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो सैम्पल पेपर है ना, उसका सॉल्यूशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है कि LCM और HCF का रेशियो निकालना है। किसका LCM और किसका HCF, लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर। ये पहले 2 नंबर होंगे, इन दोनों का LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, फिर रेशियो लेना है। तो पहले लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है, लिस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट होने चाहिए कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर वो तो 4 है ना, क्योंकि 2 तो सबसे छोटा प्राइम, 3 भी प्राइम में है, तो 4 पहली बार मिला जो प्राइम नहीं है, यानी कंपोजिट है। और लिस्ट प्राइम तो 2 ही है ना, लिस्ट प्राइम नंबर बराबर 2। तो इनका LCM चाहिए पहले मुझे। तो 4 का पहले आप कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 का करोगे तो 2 का पावर 1 ही मिलेगा। तो LCM क्या हो जाएगा, जो भी जो नंबर है उन सब का बड़ा पावर, तो यहाँ पर तो 2 ही है ना, तो 2 का बड़ा पावर 2 हो जाएगा। LCM बराबर 2 का स्क्वायर, यानी कि वैसे भी आप जानते हैं 4 ही होता है LCM। HCF तो क्लियरली पता चल रहा है ना कि 4 2 का, जो छोटा पावर है उसको लेना है कॉमन वाला का। तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, छोटा तो पावर 2 का पावर 1 है ना, तो HCF हो गया। इनका ही हमें रेशियो पूछ रहा है हमसे, यानी LCM/HCF पूछ रहा है। इन्हीं दोनों नंबर का, यानी 4 और 2 का LCM कितना हुआ 4, HCF कितना हुआ 2, इनका रेशियो पूछ रहा है, तो 4/2 हो जाएगा। तो कितना हुआ 2:1। 2:1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर। क्योंकि उन्होंने पहले LCM कहा है रेशियो में, तो इसलिए हमने ऊपर में LCM को रखा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन ये हमारा भी पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k, इन लाइन का कॉन्साइड करना चाहिए। कॉन्साइड करना मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप, यानी कि लाइन सेम ही होता है। तो इसका अलजेब्रिक कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ऐसा होता है तभी ना दोनों लाइन ओवरलैप करता है, कॉन्साइड करता है। तो यहाँ पर A1 का मान देखो 5, तो 5 और A2 का मान है 15 बराबर, B1 का मान है 7, B2 का मान है 21 और C1 का मान क्या, उधर लेके जाओगे तो -3 और C2 का मान है उधर लेके जाओगे तो -k। तो किन्हीं दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने सॉल्व किया 7/21 = -3/-k, माइनस कट गया, 7 1 जा और 7 3 जा, 1/3 बराबर 3/k। तो यहाँ से k निकालो, क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9 मिल गया आंसर।
तो k इजिकल टू हो गया 9, यानी कि कॉन्साइड करने के लिए k का वैल्यू कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। चलिए तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में मान लेते हैं गर्ल शुरू में यहाँ था, वो ईस्ट गया ना, तो पेपर पर हम लोग दाईं ओर यानी कि राइट तरफ हम लोग ईस्ट लेते हैं। तो ये कितना बोला चला है, 200 मीटर। 200 मीटर शुरुआत में गर्ल यहाँ पर थी, इधर आ गई। आगे कह रहा है इसके बाद वो 150 मीटर नॉर्थ की ओर गया। नॉर्थ मतलब ऊपर गया, ये है 150 मीटर नॉर्थ। मान लेते हैं चल के पहुँच गया बी पॉइंट पर। तो कह क्या रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट यहाँ से क्या था ना, उसका डिस्टेंस। तो ये नहीं कह सकते, डिस्टेंस पूछा मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच का दूरी, मतलब लीस्ट डिस्टेंस, यानी दोनों को ज्वाइन करेंगे तब। तो ये ईस्ट और ये नॉर्थ, तो इनके बीच में पक्का 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये हमारा एक बेस है और इसको परपेंडिकुलर कह लें तो ये हाइपोटेनस जो निकालना हमें, क्योंकि यही दूरी है, ओ बी दूरी ही गर्ल ट्रैवल करी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाता है, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए तो पता ही है ना, 200 का स्क्वायर प्लस ए बी है 150 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पर 4 जीरो, और 150 हो जाएगा 225 पर 2 जीरो। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2 जीरो हो गया, ये 0, ये 5, ये फिर 0, ये 2 और 4 और 2 6 हो गया। तो ये हो गया ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ से यदि ओ बी निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ये स्क्वायर इधर आके रूट आएगा, स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट आएगा। तो हो जाएगा 25 पर 0, ओ बी इज इक्वल टू 250 मीटर। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, या डिस्टेंस ट्रैवल नहीं, डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। ये कितना, यही निकालना था, ये आ गया 250 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 कह रहा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। रोम्बस जिसके चारों साइड बराबर होते हैं ना, वैसे क्वाड्रिलेटरल, और रोम्बस कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, उनका डायगोनल एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस रोम्बस का जो डायगोनल है ना, ये AC और BD। AC एक डायगोनल है 24 और दूसरा है 32। तो ये बड़ा लग रहा है, इसको 32 मानते हैं, छोटा है जिसको 24। तो 24 सेंटीमीटर ये है, और दूसरा दे रखा है ये बड़ा वाला 32 सेंटीमीटर। ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो रोम्बस होते हैं उसके जो डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मतलब अगर ये पूरा का पूरा 32 है तो ये आधा हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्टर भी होते हैं। तो ये 24 पूरा है तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना। तो मैं इसको अलग में बना लेता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए। ये A है, ये O है और ये D है। तो ये 16 हुआ, 16 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है। तो 90 के सामने में हाइपोटेनस, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो कितना होगा, लगा देंगे तो √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, चेक कर लो। 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ऐड करने पर हो जाएगा 6 4 10 5 4 9 और 1 10 का 0 कैरी, 1 2 और 1 3 और 1 4 400। तो उसका तो स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो AD कितना मिल गया, ये साइड 20 सेंटीमीटर मिला हमें, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। अब कह रहा है कि किसी एक एल्टीट्यूड का लेंथ बताओ इसका। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, यही नहीं एल्टीट्यूड होगा, किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, तो इसका नाम रख देते हैं n। ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है DN। DN जो है ना वही एल्टीट्यूड है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है
ए बी पर, डी एन परपेंडिकुलर ए बी पर, तो एल्टीट्यूड हुआ। तो इसका हाइट पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हम जानते हैं कि जो रोम्बस का एरिया होता है ना, वो दो तरीके से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस, इसी का मदद लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, और हमें डायगोनल, ये D1 D2 डायगोनल है तो वो तो दे दिया। और एक होता है क्या, ये एक कोई साइड ले लेते हैं, यानी कि बेस कह सकते हैं इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड मतलब हाइट, चूंकि ये पैरेललोग्राम भी है एक तरह से, इसी वजह से पैरेललोग्राम एरिया होता है ना, बेस इंटू हाइट, तो इसी तरह से इसका भी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, हाफ इंटू D1 इंटू D2 बराबर बेस इंटू हाइट, एल्टीट्यूड को हम लोग हाइट भी कह सकते हैं। तो हाफ D1 कितना है, एक डायगोनल मान लेते हैं 32, दूसरा 24 हो जाएगा, बराबर बेस तो हमने AB को माना है, और एल्टीट्यूड हमारा तो वही ना DN हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल रहा है हमें, हाफ इंटू D1 कटा देते हैं इसको 16 से, तो 16 इंटू 24 बराबर AB कितना है 20, और DN तो निकालना ही है, तो इसको कटाएं तो कितना मिलता है 4 4 जा और 4 5 जा, तो 4 इंटू 24, आइए 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, बराबर DN, तो DN कितना हो गया 96/5, तो 96/5 डिवाइड करोगे कितना मिलेगा, 5 1 जा 5 4 6, 5 9 जा 45 1 0, 5 2 जा 10, 19.2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका, कौन सा ऑप्शन आंसर दे रखा है 19.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आइडिया क्या लगा हमने, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, और एरिया ऑफ, चूंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है, तो ये बेस हमने तो एल्टीट्यूड ड्रॉ ही किया, यही एल्टीट्यूड मतलब हाइट ही हुआ, DN ड्रॉ किया तो बेस इंटू एल्टीट्यूड कर दिया, यहाँ से भी एरिया मिला, यहाँ से भी मिला, और दोनों को बराबर कर दिया, एल्टीट्यूड इसी प्रोसेस में हमें मिल गया। तो कितना हुआ एल्टीट्यूड का लेंथ 19.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा था। हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 कॉइन को टॉस करने पर पॉसिबिलिटी है कि दोनों पर हेड आए, पहले पर हेड दूसरे पर टेल आए, पहले पर टेल दूसरे पर हेड आए, और दोनों पर टेल ही आए, इतनी पॉसिबिलिटी है ना। और इवेंट क्या है कि अधिक से अधिक एक क्या बोल रहा है, अधिक से अधिक एक हेड, यानी अधिक से अधिक एक हेड मतलब एक भी हेड नहीं भी आ सकता है, यानी ये वो इवेंट है, मान लेते हैं कि ये ऐसा इवेंट जिसमें अधिक से अधिक एक हेड आए, एटमोस्ट 1 हेड, यानी 2 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर एक आ रहा है चलेगा, ये हमारे इवेंट में एक आ रहा है चलेगा, बोल रहा है अधिक से अधिक एक हेड मतलब कम से कम एक भी नहीं आए तो चलेगा, तो TT भी आ जाएगा हमारे इवेंट में। तो इसमें NE कितना है, मतलब जो हमारे फेवर में है वो उसकी संख्या कितनी है 3, और NS कितना है यहाँ पर देख के बताओ 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एटमोस्ट 1 हेड, जिसको मैंने P लिखा, वो क्या हो जाएगा NE/NS, तो 3/4, यही प्रोबेबिलिटी हो गया कि अधिक से अधिक एक हेड मतलब कम से कम एक भी नहीं आ सकता, बस 2 हेड नहीं आएगा, तो 4 था तो एक ये नहीं आएगा, बाकी 3 तो आ गया ना, तो 3/4 हो गया, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी 4 था, तो 3/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC एक है ABC और एक ट्रायंगल है PQR, ये दोनों सिमिलर है, ट्रायंगल ABC जो है ना ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये दिया क्वेश्चन नहीं। AM and PN are altitudes of triangle ABC and triangle PQR respectively, इसका एल्टीट्यूड AM है मतलब 90, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, और PN बोला इसलिए मैंने P से ही क्या ड्रॉ, पक्का P से जाएगा, और PN है इसका एल्टीट्यूड, हाइट हो गया। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रेस्पेक्टिव, ठीक है। एंड AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर बराबर 4/9, AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर बराबर 4/9, ये भी दिया है, ये गिवन में है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है AM/PN बता दो, AM/PN बता दो क्या होगा, ये क्या होगा। देखो एक चीज़ आप जानते होंगे
ये जो एनसीईआरटी का थ्योरम 6.6 है वो क्या कहता है कि यदि आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल है जैसे यहाँ पर है, तो इसके एरिया का जो रेशियो होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब AB बाय PQ इसका स्क्वायर, बाकी BC बाय QR इसका भी स्क्वायर, और AC बाय PR इसका भी स्क्वायर। और एक बात आप ये भी जान लो कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कह रहा हूं, करस्पॉन्डिंग, क्योंकि एक करस्पॉन्डिंग यहाँ पर P है, एक करस्पॉन्डिंग यहाँ पर P है, तो इसलिए AM और PN करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है। तो ये भी होता है उस केस में कि ये जो सब है ना, करस्पॉन्डिंग साइड का साइड जो होता है वो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के बराबर भी होता है, रेशियो के बराबर। तो AM बाय PN का स्क्वायर ये भी हो जाएगा। इसको हम लोग बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि एंगल B और एंगल Q आपस में बराबर है, क्योंकि ट्रायंगल तो सिमिलर है, और एंगल M बराबर एंगल N 90 डिग्री है। तो इन छोटे ट्रायंगल में ABM और PQN में दोनों ट्रायंगल A सिमिलरिटी सिमिलर हो गए, तो सिमिलर होने की वजह से AB बटा PQ बराबर AM बटा PN हो गया। तो AM बटा और AB बटा PQ, तो ये देखिए इसके बराबर सबके बराबर है, तो AB बटा PQ के बदले मैं AM बटा PN भी लिख सकता हूं, जैसे स्क्वायर आ गया। तो अब देखो AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर यदि 4/9 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, AM बटा PN स्क्वायर ही तो है 4/9, क्योंकि AB बटा PQ तो रियल में AB बटा PQ तो AM बटा PN के बराबर, यदि स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लग गया। तो यदि AB बटा PQ का स्क्वायर 4/9, इसका मतलब AM बटा PN का स्क्वायर भी 4/9 हुआ। तो यहाँ से स्क्वायर जैसे ही हटाओगे, जैसे ही स्क्वायर हटाया, इधर रूट पड़ेगा, प्लस माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि AB और AM और PN क्या है, डिस्टेंस है जो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो √4 2 होता है और 9 का 3, तो 2/3 कौन सा ऑप्शन है देख लो, 2/3 ऑप्शन नंबर D हो गया। फटाफट से इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 है। तो बीटा का मान क्या होगा, बीटा का मान क्या होगा ये निकालना है। जरा ध्यान से देखो क्या दे रखा है, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा ना, तो कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। बताओ, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होगा ना, वहीं से आएगा ये। तो 2 sin स्क्वायर बीटा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2। तो 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा 3 sin स्क्वायर बीटा, और ये -1 उधर जाके +1 बनेगा, 2 + 1 3। तो यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा बराबर 3 कट गया तो 1 मिला, यानी साइन बीटा बराबर 1 मिला। तो बीटा कितना, ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, तो बीटा का मान क्या हो गया, बीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ एक्यूट एंगल पढ़ रहे हैं, इसलिए 90 डिग्री ही होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। बीटा का मान हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है। 8 क्वेश्चन कहता है प्राइम फैक्टर्स of the denominator of a rational number with the decimal expansion 44.123। ये एक रेशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर जब इसको p/q के फॉर्म में बदलेंगे तो इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या सब हो सकता है, क्या सब हो सकता है। तो यहां ध्यान से देखो, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट हो गया, यानी भाग लगाने पर जिसका भी लगाया गया होगा भागा, तभी तो टर्मिनेट के शेष 0 हो गया, रिमाइंडर। मतलब वो तभी होता है जब इसका Q में सिर्फ 2 और 5 ही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है, ये पढ़ा होगा। तो 2 और 5 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। 2 और 5, 2 अकेले आए चलेगा, 5 अकेला आए चलेगा, 2 और 5 दोनों आए तब भी चलेगा। ये दोनों होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, या 2 अकेला है तो अकेला, 5 अकेला है तो अकेला, या दोनों, या इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो चूंकि ये टर्मिनेटिंग है तो 2 और 5 ही इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा, यानी जब इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो उसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा।
क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द लाइन्स x इजकल टू a एंड y इजकल टू b आर। ऑप्शन ए इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है, ऑप्शन बी में दे रखा है, या ऑप्शन सी ओवरलैपिंग, या कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो x इजकल टू a, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं ना, पता चल जाएगा। x इजकल टू ये क्या है, ये जो लाइन है ये y एक्सिस है जिसका इक्वेशन x इजकल टू 0 होता है, और इस लाइन का इक्वेशन होता है y इजकल टू 0 जिसको x एक्सिस कहते हैं। ये लाइन है y एक्सिस, तो x इजकल टू 0 जो भी हो वो इसके पैरेलल, x इजकल टू समथिंग है इसके पैरेलल होगा। तो उन्होंने दिया x इजकल टू a, मान लेते हैं कि यहां पर कहीं है, तो ये लाइन हो गया x इजकल टू a। ठीक है, फिर आगे है y इजकल टू b। तो अगर हमारा b पॉजिटिव निगेटिव कहीं भी किधर भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं कि b पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि b हमारा पॉजिटिव है, तो y इजकल टू b कुछ ऐसा होगा, क्योंकि y इजकल टू 0 ये है, तो b यूनिट ऊपर जाने पर हमें y इजकल टू b मिल जाएगा। ये हो गया y इजकल टू b। तो कह रहा है कि ये दोनों लाइन कैसा लाइन है, क्या ये दोनों पैरेलल, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, क्या ये दोनों पैरेलल है? बिल्कुल नहीं सर, क्लियरली दिख रहा है कि इंटरसेक्टिंग है और परपेंडिकुलर भी है। चूंकि ऑप्शन में कहीं परपेंडिकुलर वगैरह कुछ नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, इंटरसेक्टिंग है। ऑप्शन ए हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ये दोनों, मतलब x इजकल टू a एंड y इजकल टू b आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। 10 में कह रहा है, 10 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देख, हमने आपको एक पॉइंट दिया -5,6, इसका आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। -5,6, -5 तो इधर होगा, अप्रोक्सीमेट मानता हूं, और 6 कहीं इधर, यानी ये पॉइंट है -5,6 मैंने अप्रोक्सीमेट माना है, और ये रहा ओरिजिन। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये है, इसको ही हमें निकालना है। तो हम मदद लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, OA बराबर, अगर मैं निकालना चाहता क्या कहूँगा, अंडर रूट इसका माइनस इसका स्क्वायर, -5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर। तो वैसे डायरेक्ट मिला जाए, 0 घट के तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो -5 माइनस 0 की -5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, जोड़ोगे 6 और 5 11 2 3 5 और 1 6, रूट 61। कौन सा ऑप्शन, रूट 61 यूनिट हो गया। जो भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, पता नहीं, वो ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक, आप इसको लिख लो या जैसे भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन में। 11 क्वेश्चन नंबर कहता है, क्या कहता है कि आपको a स्क्वायर इजकल टू 23/25 दिया हुआ है, तो आप a निकालोगे तो वो क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं, क्या हो सकता है। तो a स्क्वायर है ना, इधर से लाओगे रूट, तो नंबर लाओगे इधर, तो रूट 23/25 प्लस माइनस लग सकता है पीछे, क्योंकि हमें पता नहीं कि a क्या है, नंबर एक तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट बांट दूं तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट 23/25 का स्क्वायर रूट तो 5 होता है, 23 तो एक प्राइम नंबर है ना, तो इसका तो निकलेगा नहीं। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी होए, बट ये रूट नहीं हटा, तो पक्का ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट नहीं हट रहा, ये p/q के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये मत कहना कि p/q के फॉर्म में, यहाँ पर p/q के फॉर्म में होने का एक कंडीशन भी कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये रूट 23 इज नॉट इंटीजर। ठीक है, तो ये नंबर है इरेशनल, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि a स्क्वायर यदि ये है तो a क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हम a निकालते हैं, तो आप इसको लिख लो। और अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि x और 18 हमारे पास दो नंबर हैं, इनका एलसीएम जो है ना वो दिया उन्होंने 36, और इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ दिया है वो 2। तो हमसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। आप जानते हैं किसी भी दो नंबर के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है ना, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये नंबर सिस्टम जो रियल नंबर चैप्टर है उसी का पहला है ना। तो एलसीएम कितना दिया उन्होंने 36, एचसीएफ कितना दिया 2, नंबर कौन दो है, x और 18, x इंटू 18 के प्रोडक्ट के बराबर होंगे ना। तो 18 से कटा दो, 18 2 जा 36, तो यहाँ से 2 इंटू 2
4 बराबर x, यानी x का मान मिल गया 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? x इजिकल टू 4, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेंगल ABC है जिसमें एंगल B पर राइट एंगल बन रहा है। एक ट्रेंगल ABC है, ABC, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और 10a बराबर √3 दिया। 10a बराबर कितना दिया? 10a बराबर √3। तो हमसे पूछ रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C का मान क्या होगा, ये बताओ। तो देखो 10a बराबर √3 है ना, आप जानते हो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो मैं यहाँ पर tan 60 डिग्री भी लिख सकता हूँ, यानी tan a बराबर tan 60 डिग्री। इससे क्या निकलेगा? a का मान आएगा 60 डिग्री, a आ गया 60 डिग्री। आप यहाँ पर 60 डिग्री लिख दो। अब आपको पता चल गया कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो आप sin A cos A सारा निकाल सकते हो। वैसे ही आपको पता है कि ये 60, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 खा गया अकेले ना, तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 होना चाहिए। तो चूंकि ये है 60 डिग्री, तो ये 60 30 90, तो ये 90 डिग्री, यानी कि a बराबर 60। तो यहाँ से क्लियरली पता चला c कितना? 30 डिग्री। आप ज़्यादा कुछ मत सोचो, बस a और c की जगह पे उसका मान रख दो, फिर ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो cos 60 डिग्री, a का मान c है तो cos 30 डिग्री माइनस sin a आया तो sin 60 डिग्री इंटू साइन c मतलब साइन 30 डिग्री। अब इसका मान तो आपको पता होगा, cos 60 डिग्री होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, माइनस साइन 60 होता है √3/2, cos 30 साइन 30 होता है कितना? 1/2। तो यहाँ पर मैं से मल्टीप्लाई कर √3 इंटू 1, √3/4 माइनस √3 यहाँ भी /4, सेम चीज कट के हो गया 0 0। कौन सा ऑप्शन है 0? ऑप्शन नंबर बी हो गया सर आपका आंसर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14 को। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो 1:1:2 रेस्पेक्टिवली इफ द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C, यानी एंगल C जो है ना वो सबसे बड़ा एंगल। तो एक ट्रायंगल है जिसमें जो एंगल का रेशियो दे रखा है ना वो 1:1:2 का दे रखा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एंगल कह रहा है C है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये बड़ा एंगल है C, और A यहाँ मान लेते हैं और B यहाँ मान लेते हैं। तो यानी एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C 1:1:2 है। तो रेशियो तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? एंगल A बराबर x हो जाएगा, एंगल B बराबर x हो जाएगा और एंगल C बराबर 2x हो जाएगा। रेशियो तोड़ने पर कोई कांस्टेंट लगाते हैं ना। अब आप ये भली भांति जानते हो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होगा। एंगल A x है, एंगल B भी x और एंगल C 2x है बराबर 180 डिग्री। यहाँ से देखो 2x प्लस x 3x प्लस x 4x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x क्या होगा? 180 डिग्री बाय 4 कटाओगे 45 डिग्री मिल जाएगा आपको, यानी x कितना आ गया? 45, यानी A मिला 45। ये एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री जो 1 में था। ये एंगल B भी x के बराबर थी 45, तो ये दोनों 45, तो 2x निकालो, वैसे भी 2 × 45 कर सकते मतलब 90 डिग्री। अरे ये तो राइट ट्रायंगल हो गया, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब जो वो पूछ रहा है, तो फिर बताओ हमें सेक A पूछ क्या रहा है? अभी हम देख लेंगे राइट ट्रायंगल है, सेक A बाय कॉसेक। वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए सेक कॉसेक बोल रहा मतलब कहीं ना कहीं राइट ट्रायंगल की तरफ ही क्वेश्चन भूक रहा है। और देखो हो गया tan A बाय cot B, ठीक है। तो आप जानते हो A और B आपस में क्या है? बराबर है ना। A बराबर B बराबर 45 डिग्री, दोनों बराबर, तो ये तो सेम ही है। यानी कि हम सबका A का मान रख देते हैं 45 डिग्री बाय कॉसेक, B भी 45 ही है 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री बाय cot 45 डिग्री। तो सेक 45 cos 45 का उल्टा, तो ये √2 हो जाएगा क्योंकि वो 1/√2 होता है। ये cosec 45 डिग्री, ये भी तो √2 ही होगा क्योंकि साइन का ये मान है। tan 45 1, cot 45 1, तो √2 कट के हो गया 1 - 1 मतलब 0 हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है? 0। ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है 0। तो ये हुआ 14 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 कहता है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। कह रहा है कि एक व्हील है
ऑफ कोर्स सर्कुलर होंगे, जिसका रेडियस जो है ना वो 0.7 मीटर दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये विल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये 176 मीटर। तो इसका रेडियस यदि 0.7 मीटर दे रखा है तो क्या आप मुझे इसका सरकमफेरेंस बता सकते हो? 2 पाई आर होता है ना, सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर है 0.7, इतना मीटर में ही होएगा क्योंकि ये मीटर में दे रखा है। तो ये 7 से 0.7 ये कट गया, 0.1 हो जाएगा। तो 22 2 जा 44 इंटू 0.1 मीटर, मतलब 4.4 मीटर, यानी कि इसका सरकमफेरेंस हो गया 4.4 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 176 मीटर। तो कह रहा है कितना रिवॉल्यूशन लिया। अब जरा सोचो ये बात, अब जरा ये बात सोचो कि जितना उसका सरकमफेरेंस होगा एक चक्कर में उतना चलेगा, एक चक्कर में उतना चलेगा ना, और टोटल कितना चला ये? इतना। तो अगर मैं इस डिस्टेंस का वर्ड को इसके सरकमफेरेंस से भाग दे दूं तो हमें कितना चक्कर लगा, कितना रिवॉल्यूशन किया वो पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो 176 है और सरकमफेरेंस है 4.4। सरकमफेरेंस मतलब जितना इसका सरकमफेरेंस है ना एक चक्कर में वो उतना ही चलेगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक चक्कर में इतना चला, मान लो n चक्कर चला है जिसमें वो 176 चल गया, तब भी देख लो n = 176/4.4 हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे ऊपर आ जाएगा 10, ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा? इसको कटाते हैं 11 से, 11 4 जा, 11 1 जा और 11 6 जा, तो 4 4 जा 16, 4 इंटू 10 तो बचले है ना, तो 4 इंटू मतलब 40 रिवॉल्यूशन लगेगा। कितना चक्कर लगाएगा? 176 मीटर ट्रेवल करने में इसको, इस व्हील को 40 रिवॉल्यूशन लेने पड़ेंगे। कौन सा ऑप्शन है हमारा? 15 का हो गया डी, मतलब 40 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आप इसको लिख लो। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्रायंगल AB से जिसमें AB = 3 सेंटीमीटर, BC = 2 सेंटीमीटर, CA = 2.5 सेंटीमीटर। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड EF बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF पूछ रहा है क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होगा? तो देखो ये है ट्रायंगल ABC, सिंपल सी बात है, ट्रायंगल ABC जिसमें उन्होंने क्या दिया? AB दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उन्होंने BC दिया वो 2 सेंटीमीटर, फिर आगे उन्होंने AC दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि एक ट्रायंगल DEF है जो ABC के सिमिलर है। DEF ट्रायंगल जो है वो ABC के सिमिलर है, जिसमें उन्होंने सिर्फ बताया कि EF जो है ना सर वो 4 सेंटीमीटर है। तो ट्रायंगल ABC जो है ना वो सिमिलर है ट्रायंगल DF के, ऐसा क्वेश्चन ने कह दिया। तो आप ये बात तो आराम से ही बोल दोगे ना कि AB बाय, चूंकि सिमिलर है इसीलिए AB बाय DE यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, बराबर BC बाय EF बराबर AC बाय DF। अब एक बात सुनो, ये जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं, बट आप जरा ध्यान से इसको देखो तो हम लोग बड़े आराम से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। इसके पेरीमीटर जो होते हैं ना इसके रेशियो भी इसी रेशियो के होंगे, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF भी होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF भी होगा। इसको हम लोग बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हैं। अब देखो कोई एक पकड़ लो AC, लेकिन हम पकड़ेंगे फायदा किसको पकड़ने में? हमें BC बाय EF, क्योंकि BC और EF दोनों दे रखा है। तो यहां से पकड़ेंगे BC बाय EF बराबर, और इसको लो क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF को पूछ रहा है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तीनों को जोड़ देंगे क्या होता है? तीनों साइड का जोड़ ही तो पेरीमीटर होता है। 3 2 5 और 5 2 7.5, ये हो गया किसका? ये इसके बदले मैंने लिखा ये, क्योंकि ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर तीनों को जोड़ोगे तो मिल जाएगा। और मुझे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF चाहिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF चाहिए मुझे DEF। अब जरा ध्यान से देखो, BC का मान कितना दिया उन्होंने? 2 दिया, EF का मान दिया
4, ये 7.5। चलो इसको मैं मान लेता हूँ तत्काल के लिए x है ये, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी। अब बार बार लिखना पड़े इसलिए मैं x मान लेता हूँ। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 बराबर 7.5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 1 बराबर 7.5 इंटू 2, 7.5 दूना 15, x बराबर 15। यानी x किसको माना था? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीएफ। यानी ट्रायंगल डीएफ को जो पेरीमीटर आया ना वो कितना आया? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? 16 का हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, आप इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि इन द फिगर डी पैरेलल टू बीसी दे रखा है। ये फिगर है, ऐसा फिगर दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डी जो है ना, डीई ये ऐसे दिया गया है और ये कहा है कि डी जो है ना ये पैरेलल है बीसी के, ऐसा उन्होंने कहा है क्वेश्चन में। और भी दे रखा है एडी जो है ना वो 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। बीडी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, बीडी है 4 सेंटीमीटर। आगे बीसी दिया है 14 सेंटीमीटर, बीसी ये रहा, ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो डीई क्या होगा ये पूछ रहा है, डीई बराबर व्हाट। तो आप जरा ध्यान से देखो, डीई पैरेलल टू बीसी देने का मतलब क्या हो गया कि ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। और जब भी लाइन पैरेलल होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है ना, यानी एंगल डी और एंगल बी बराबर। तो अब जरा ध्यान से देखो, मैं ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूं। क्या दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है? मैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना चाहता कि मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लगा के डी का मान निकाल पाऊं। और एंगल डी बराबर एंगल बी है। क्यों? क्योंकि डी जो है ना वो पैरेलल है बीसी के, तो पैरेलल होने के कारण करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, बस लिख देना कि करस्पॉन्डिंग एंगल से ये बराबर हो गया। तो इस ट्रायंगल में एडीई और एबीसी में दो एंगल बराबर, ये तो कॉमन और ये इसके बराबर, तो ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। हेंस बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल एडीई जो है ना वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल एबीसी के। तो अब जरा ध्यान देखो, हमें क्या चाहिए? हमें डी चाहिए, तो मैं ऐसा लिखूंगा डी मुझे मिले। और इधर ए बी मुझे पता है ना, क्योंकि ये 3 ये 4 तो पक्का ये ए बी कितना हो जाएगा? ए बी 7 हो जाएगा, जोड़ने पर कोई परेशानी नहीं है, ये 7 ही होगा। तो अब ऐसे काम करते हैं ताकि हमें इसमें मुझे डीई मिल जाए इस छोटे ट्रायंगल में, और इसमें मुझे बीसी तो पता ही है। तो मैं अगर यहाँ से लिखता हूँ, मुझे ए बी पता है, ए बी मुझे पता है, बड़े ट्रायंगल में ए डी, मैं लिख रहा हूँ ए डी बाय ए बी, ए डी बाय ए बी। ठीक है, क्योंकि ए डी भी पता है, ए बी पता है, और डी चाहिए तो डी लिखना पड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग है ना, ये बीच वाला लास्ट वाला लिखा था, यहाँ भी बीच वाला लास्ट वाला लिखूंगा। और ए डी पता है कितना? ए डी ये रहा 3, ए डी 3, ए बी निकाला 3 + 4 7, और डी निकालना है तो डी को डी छोड़ेंगे, और बी सी दिया उन्होंने 14। ठीक है, तो 7 2 जा 14 कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, इधर तो 1 है तो 1 × डी डी हो जाएगा। यानी डी का मान कितना मिला आपको? डी बराबर आपको मिल गया 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है देख लो फटाफट, डी 6 सेंटीमीटर, यानी 17 का ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। 17 का ये रहा। 18 देखते हैं। 18 कहता है कि आपको हमने दिया 4 tan बीटा = 3 है, तो आप मुझे ये इसका मान निकाल के बताओ। 4 sin बीटा - 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा +3 cos बीटा, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है वो। तो देखो 4 tan बीटा जो ये दे रखा है ना 3, इसको यहाँ से हम लोग tan बीटा का मान निकाल सकते हैं क्या? बस इस 4 को इधर भेज देंगे, डिवाइड में आ जाएगा 3/4। क्या हो कि यहाँ पर मैं tan बीटा क्रिएट कर दूँ, तो फटाफट tan बीटा की जगह पे 3/4 रखते जाऊंगा, तो क्लियरली दिख रहा है कि यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos बीटा से डिवाइड करूंगा तो sin बीटा बाय cos बीटा tan बीटा बन जाएगा ना। तो मैं दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर रहा हूं डिवाइड cos बीटा से। ये हो गया cos बीटा, अलग अलग करता बट कोई जरूरत नहीं है, एक बार में आप समझ सकते हो। 4 sin बीटा अपॉन cos बीटा, चूंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में सेम चीज से डिवाइड कर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बाय कॉस बीटा। तो ये देखो कट के हो गया, और ये 4 साइन बीटा बाय कॉस बीटा, ये तो 4 टेन बीटा हो गया, माइनस माइनस ये 3 इंटू 1 3 हो गया, अपॉन 4 साइन बीटा बाय कॉस बीटा 4 टेन बीटा, और प्लस ये कट गया ना तो 3 बचा। अब जरा ध्यान से अच्छा देखो 4 टेन बीटा में क्यों लिखूं, सीधा 4 टेन बीटा का मतलब मैं 3 क्यों लिखूं, इसका मैं यूज क्यों करूं, सीधा 4 टेन बीटा को 3 लिखता हूं, 3 माइनस 3, बस सवाल बन गया, 3 माइनस 3 अपन, अब नीचे इधर जीरो ना होना चाहिए, जीरो नहीं है, 3 माइनस 3 0 बाय 6 मतलब 0 0। कौन सा ऑप्शन है, 0, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया आपका 18 का आंसर, ये रहा उसका सॉल्यूशन। हमने कॉस बीटा से डिवाइड किया क्योंकि मुझे 10 बीटा दे रखा था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर में कह रहा है वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज इतना, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब उस पर बिल्कुल डिपेंड कर रहा है, यानी कि लाइन तो सेम ही होगा अगर ग्राफिकली ड्रॉ किया जाए तो, मतलब ओवरलैप करने वाला हो गया ना, ओवरलैपिंग कंडीशन। तो ओवरलैपिंग का लाइन कैसे निकालते हैं, इसी में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि a1 बाई a2 बराबर b1 और b2 बराबर c1 बाई c2 होना चाहिए डिपेंडेंट के लिए। सुनो, डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि ओवरलैप्ड लाइन बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी कि लाइन तो सेम ही हो ग्राफिकली अगर देखोगे तो उसका कंडीशन क्या होता है एल्जेब्रिकल वाला, a1 बाई a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 बाई c2, यानी इसी में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी रियल नंबर से आ जाएगा। तो ऑप्शन देख के पता चलता है कि इसमें 2, यहाँ 5 है, यहाँ 10, यहाँ पर 14, यहाँ पर 4, तो कहीं न कहीं 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, या -2 से हो सकता है किसी से किया गया हो। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके देखूं क्या, 2 से नहीं -2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। दोनों तरफ यदि मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, उससे भी चेक कर सकते थे, मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो -2 इंटू -5 10x, -2 इंटू +7 -14y बराबर -4। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 10x -14y बराबर -4? बिल्कुल सर, हमें ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। हम 2 से भी मल्टीप्लाई करता भी हमें थोड़ा उल्टाना पड़ता, लेकिन बन जाता। तो 10x -14y बराबर -4, ये डिपेंडेंट, यानी कि a1 बाई a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 बाई c2 होगा। कि ऐसे लाइन निकालेंगे क्या करना पड़ता है, किसी एक में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा आ जाता है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि डिपेंडेंट, इसका डिपेंडेंट जो होगा दूसरा इक्वेशन। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 में कह रहा है ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रेंडम। इंग्लिश अल्फाबेट का एक कोई लेटर उठा लिया गया रेंडमली, तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने नंबर होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे सैंपल स्पेस का जो एलिमेंट की संख्या है ना, मैं इसको ns करता हूं, वो 26 है। ठीक है, कह व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स है ना, पहले मैं मैथमेटिक्स एक बार लिख लेता हूं। क्या इस बात की संभावना है कि चूज किए हुए वर्ड जो है ना वो मैथमेटिक्स है। देखो इसमें रिपीट नहीं करेंगे, ये m लिखा, हमारे सिंपल जो इवेंट मानेंगे ना, यानी कि इसका एक लेटर आना, तो ये इवेंट में कौन कौन आएगा, ये मान लिया कि मैंने इसका एक लेटर आना हमारा इवेंट है, तो इसमें कौन कौन होगा, m होगा, a होगा, t होगा, h होगा, फिर e भी होगा, उसके बाद m आया, ये तो ले चुका हूं, a आया ले चुका हूं, t ले चुका हूं, i होगा, c भी होगा, और s नहीं आया ना, MATHEICS। तो कितने हो गए हमारे इवेंट जो हमारे फेवर है, उसमें एलिमेंट की संख्या कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इन 8 एलिमेंट में से कोई भी आ जाए इस 26 में से तो हमारा काम होता हुआ दिखेगा। तो ये हमारे फेवर में 8 एलिमेंट इस 26 में से, तो हमारे फेवर में 8 है, टोटल कितने 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग दैट इवेंट, यानी कि इनके किसी एक लेटर के आने की संभावना क्या है, NE/NS, यानी कि 8/26। तो ये कितना हो जाएगा, इसको तुम 4 से 2 से 2 4 जा और 2 13 जा, यानी कि 4/13। कौन सा, ये प्रोबेबिलिटी हो गया 4/13, यानी कि इसका एक लेटर आने की संभावना या प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 4/13 है। कौन सा ऑप्शन दे रखा, 4/13, ऑप्शन नंबर ए इज 4/13। ठीक है, यहां तक में हमारा सेक्शन ए हो गया है फिनिश। तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए का ये 20 क्वेश्चन रखते हैं, और जल्दी आपको सेकंड पार्ट इसका मिलेगा जिसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन कवर कर लेंगे, सेक्शन बी और सेक्शन, यानी कि बचे हुए 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको